हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं फैसल सर। यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है तो उसमें जो रैंक है इनका 447 है। तो हम लोग इनसे जानेंगे अभी कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे अपना तैयारी किए थे, कैसे यहाँ तक का सफर जो है उनसे रिलेटेड सारी चीजों पे हम लोग सवाल करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत आपका सब शुक्रिया। सर, आपका 11th-12th जो था वो कौन से स्ट्रीम से था? मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को बेस बना के मैंने 11th-12th किया और ये मैंने पटना मुस्लिम हाई स्कूल पटना से किया। ग्रेजुएशन आपका? ग्रेजुएशन मैंने बीटेक किया आईआईटी दिल्ली से, जो मैंने 15 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आप कहाँ के ऐसे रहने वाले, बेसिकली कहाँ से हो? मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट का राजगीर के पास एक गांव है मौलाना डी, मैं उस गांव से आया रहता हूँ। तो ये यूपीएससी का आपके दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया? किसी से मोटिवेट हुए थे या? हाँ, इसमें मोटिवेशन की एक फैक्टर थी कि जब मैं कॉलेज में था तो एक डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत थी। उस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मैं ब्लॉक गया था। वहाँ एक एसडीएम मैडम थी और एक ओल्ड लेडी, काफी ओल्ड लेडी बैठी थी 70 ईयर के आसपास, एंड उसको कुछ इशू था पेंशन वगैरह में। मैडम ने जस्ट एक कॉल किया एंड इशू हैज बीन रिजॉल्व। तो वो जो इंजॉयमेंट थी उस ओल्ड लेडी की, उसने मुझे किक दिया कि आई आल्सो नीड टू डू दिस। तो मैं उस डायरेक्शन में फिर आगे बढ़ा। फिर मैंने और भी लोगों को फॉलो किया देखने के लिए किस तरह का प्रोफेशन है, किस तरह के काम है। तो डीजीपी अभिनंदन सर हो गए, ओपी चौधरी सर हो गए, आमिर सुबहानी सर हो गए। तो ये लोगों ने मुझे एक नए पर्सपेक्टिव के डायरेक्शन ओपन किया। तो मुझे लगा कि इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। ये जो घटना था आपके ब्लॉक वाला, ये कब हुआ था? जब कौन से क्लास में थे आप? ये मैं कॉलेज में था। कॉलेज में मैं 4th ईयर में था तब ये हुआ। तो मैंने सोचा कि इस डायरेक्शन में अगर टाइम मिला, अपॉर्चुनिटी मिला तो करूँगा। तो उसके बाद कितने साल के बाद ये सपना आपका बदला सच में? सपना तो हो गया कम 5 साल हो गए, 6 साल लगभग, क्योंकि कोरोना वगैरह की वजह से और टाइम एक्सटेंड हो गया। तो अच्छा खासा टाइम लग गया। आरसीए के बारे में आपको कब पता चला था? आरसीए जब मैंने सेकंड टाइम प्रीलिम दिया और उस टाइम पता चला कि आरसीए प्रिपरेशन कराता है। तो तब मेरे भाई ने एक्चुअली बताया कि ये तैयारी कराती है, फॉर्म भर देना। तो मैंने भरा और फिर मैं यहाँ आ गया। आरसीए का जो एंट्रेंस होता है उसको आप फर्स्ट टाइम में क्रैक किए थे? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो आरसीए में कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपका, कितने बार से है? आरसीए में मैंने 18 का इंटरव्यू दिया, यहाँ 19 इंटरव्यू दिया और ये 20th जो सीएससी 2020 उसका और इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट। तो लगभग 3 साल। आप अपना तैयारी करने के लिए क्या, कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या, किन किन परिस्थितियों से होगा? बहुत सारे परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ा होगा, बहुत सारी मुश्किलें होंगी रास्तों में। तो उसके लिए कैसे अपने टारगेट तक कैसे पहुंचे थे आप? देखिए, फोकस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब भी इशू हुआ, जब भी फेलियर आया या जब भी डिप्रेशन होता ही है कि मेरा होगा नहीं होगा, लॉन्ग जर्नी है, लॉन्ग जर्नी। तो वही था, फोकस है। और फिर यहाँ पे जामिया आने के बाद लोगों को देखा तो एक एनालिसिस भी ये हो गया था कि आई हैव पोटेंशियल, कि आई कैन आल्सो क्रैक दिस एग्जाम। तो लोगों से मिल रहा था तो एक पता चल जाता है यहाँ पे रहने का भी फायदा होता है। तो थोड़ी सी चैलेंजिंग रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट। पढ़ने का जो शेड्यूल था, टाइम टेबल था, कुछ स्पेशल, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि 15 घंटा 16 घंटा पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा कुछ आपका भी था? इस एग्जाम में शुरू में बिल्कुल पढ़ना पड़ता है। शुरू में काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होती है और अगर आपकी पहले से बैकग्राउंड नहीं है इस तरह से तो आपको पढ़ना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, ताकि आप एक बेस तैयार कर लें। जब एक बेस तैयार हो जाता है और एक सॉलिड फाउंडेशन पड़ जाता है, फिर आप 6-7-8 घंटे पढ़ के भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है। आपका टाइम टेबल क्या था? सुबह में क्या, दोपहर में, शाम में, रात में, सोने से पहले? टाइम टेबल डिपेंड करता था एग्जाम कब है। अच्छा। तो एग्जाम के टाइम में टाइम टेबल का, एग्जाम के टाइम आ गया, क्लोज आ गया, तो टाइम टेबल का कोई शेड्यूल नहीं है। कुछ टारगेट है वो फिक्स है, अब वो टारगेट कंप्लीट करनी है। टाइम मैटर नहीं करता था, टारगेट मैटर करता था? हाँ, टारगेट इम्पोर्टेंस ज्यादा है। अब जैसे आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। उसके लिए कौन से बुक से तैयारी की थी? उसके लिए कई सारे सोर्सेस हैं। बेसिक तो है शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स हैं
काफ़ी फाउंडेशनल और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। उसके अलावा कुछ कुछ पार्टिकुलर टॉपिक्स के लिए अलग अलग बुक पढ़ते हैं, जैसे स्पेशली आईआर के डायरेक्शन में। आईआर के डायरेक्शन में काफ़ी सारी बुक है, जैसे अगर इंडियन रिलेशन पढ़ना है तो कुछ स्पेशल बुक, फॉर एग्जांपल हॉलिडेज वर्ल्ड है, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग देता है। सर करंट अफेयर के लिए आप क्या किए थे? करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर, स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। इंटरव्यू के टाइम में बिजनेस स्टैंडर्ड भी पढ़ा था, जो काफ़ी अच्छी बुक है, वो काफ़ी अच्छी न्यूज़पेपर है फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। उसके अलावा मंथली विजन की काफ़ी अच्छी मैगजीन आती है, स्पेशली पीटी और मेंस के टाइम में विजन कंपाइल करता है पीटी 365 और मेंस 365। उसके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स वो मैंने देखे थे, और दृष्टि के कुछ टॉपिक वो काफ़ी अच्छे कवर थे, ऑनलाइन वो अवेलेबल थे, तो मैंने उससे भी काफ़ी फायदा उठाया। आंसर राइटिंग बहुत मैटर करता है यूपीएससी, उसके लिए आप क्या किए थे? आंसर राइटिंग के लिए मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि यहाँ पे कुछ दोस्त थे जिनके साथ मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की इस बार, और फिर हमने स्टैंडर्ड बनाया था कि जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं जिनको स्कोर आ रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, उनका लिखने का तरीका क्या है और क्या गलतियाँ कर रहे थे जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखा, और फिर एक पेयर असेसमेंट अपने आप से करके लोगों के साथ, वो काफ़ी फायदा हुआ उसका। बिजनेस स्टैंडर्ड पूरा ओवरऑल न्यूज़पेपर जो होता है और डिपेंड करता है, कुछ कुछ ज़्यादा ही बिजनेस फाइनेंशियल रिलेटेड हो जाते हैं, जो या तो स्टॉक ब्रोकर वगैरह को इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके लिए हो जाता है, लेकिन कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ नया डेवलपमेंट, नए पॉलिसीज, कुछ उनका फोकस बिजनेस स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स डायमेंशन में होता है, और अब चूंकि इकोनॉमिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अब जब इंटरव्यू हो रहा था तो उसमें आपके हॉबी से क्वेश्चन पूछे गए थे? बिल्कुल पूछे गए थे। हमारी हॉबी उर्दू पोइट्री थी, तो उर्दू पोइट्री पूछा था उन्होंने कि कौन सी एक उर्दू कपलेट सुनाइए। सुनाइए सर, यहाँ पर भी आप सुनाइए हमारे दर्शकों को भी। बिल्कुल सुनाएंगे। वालिद का एक कपलेट है, ये निशात तसव्वुर से नब मसल मैं अनबली बिल्कुल शलीमा खुदा। ये गालिब ने लिखा था उस टाइम, एक्चुअली अवध दिल्ली ये डिफरेंट घराना बन गए थे और काइंड ऑफ डिसजॉइंटेड पॉलिटी डेवलप हो गई थी। तो उस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसे इंडिया के तस्वीर करता हूँ जहाँ ये सब बाउंड्री और ये सब वार्स नहीं होंगे, जो अब लुकिंग एट अ फ्यूचर इंडिया। मैं अनबिलीवेबल शरीना आफरीदा हूँ, आई एम एट एंगल ऑफ अ फ्यूचर इंडिया विच इज येट टू बॉर्न। वो उसी, और यही एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जो मैं भी रखता हूँ कि जो एक न्यू इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, एक न्यू इंडिया जो स्टैंड करे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे, पेरियाम्बास के आइडियल्स पे, वो अभी चूंकि है नहीं, मतलब इंडिया इज इन ट्रांजिशन, तो उस स्टेज में पहुंचने का वो मेरा भी ड्रीम है। तो मैं इस टॉपिक को ज्यादा रिलेट कर पाया। और इंटरव्यू में पूछे गए कुछ ऐसे सवाल जिसको आप बताना चाहेंगे? कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे कि अगर आप नालंदा के डीएम बना दिए जाए तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाए, कैसे लाएंगे। फिर डीएम के एसपी बना दिए गए तो गया एयरपोर्ट है और पटना एयरपोर्ट है, तो टूरिस्ट उधर से आते हैं और नालंदा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो उसके लिए आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कैसे करेंगे एक दूसरे। और फिर पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन था, पाकिस्तान इज सपोर्टिंग नॉन स्टेट एक्टर स्पेशली टेररिस्ट एक्टर्स, तो उसको कैसे आप टेम करेंगे, आपका क्या एडवाइस रहेगा। फिर क्वेश्चन थे कि चाइना इंडियन नेबर में इनरोड कर रहा है, तो आप उसको कैसे डील करेंगे, आपका सजेशन क्या होगा कि क्या करना चाहिए इंडिया को। जो लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, एक बार इंटरव्यू देते हैं, प्रेस हो जाते हैं, सेकंड टाइम दिए नहीं हुआ, बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं, तो आप ऐसे समय में उनके लिए मोटिवेट के रूप में वो आपको देख सकते हैं, क्योंकि आप तीसरे बार में इंटरव्यू आपका क्लियर होता है, तो आप इतना लंबा समय 3 सालों का समय कैसे हैंडल किए चीजों को? डिफिकल्ट था लेकिन फोकस था, क्योंकि जो जिस चीज से मैंने मोटिवेशन लिया था वहां तक तो जाना ही था। तो एक उर्दू का शेर है, एक तर्ज तगाफुल है सो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। मतलब इसका मतलब यह है कि रिजेक्शन हो रही तो वो उधर से, लेकिन एक तमन्ना है जो आई विल ट्राई हार्ड टू अचीव दैट।
तो एक जो चीज़ थी, जो इंजॉयमेंट मैंने उस ओल्ड लेडी के फेस पे देखी थी, और जो अपॉर्चुनिटी ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड करती है, वो था कि उस डायरेक्शन में ही जोड़ना है, उस डायरेक्शन में वही करना है। और दूसरे में मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में भी जॉब किया, अच्छी जॉब है, पैसे हैं, लेकिन वो एक काइंड ऑफ एलियनेशन है, तो वो मैं नहीं चाह रहा था कि फिर से वो एलियनेटेड जॉब में मैं फिर से जाऊँ। आखिरी सवाल आपसे कि जो लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या गाइडेंस होगा, उसके लिए क्या सुझाव होगा आपका नेक्स्ट टाइम में, कि जो तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं हो रहा है, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि आपको किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, ओवरऑल जो भी है? उनके लिए मेरा सजेशन यही होगा कि सबसे पहले आप असेसमेंट करें कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो पूछ क्या रहा है और उसका लेवल कैसा है। उसके बाद आप अपना असेसमेंट करें कि आप अभी किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। आप अपने आंसर राइटिंग करें, आप देखें कि क्या आपके आंसर उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, ठीक है। उसके बाद होता है कि आपने पता कर लिया कि मेरे लेवल कम है या मैच कर रही है, तब तो वेल एंड गुड, मॉडिफाई कीजिए थोड़ी सी चीज़ें और आपका सिलेक्शन हो जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर कम है लेवल, तो आपको लेवल बढ़ानी है, तो फिर आपको थोड़ी हार्ड वर्क, परसिवरेंस दिखानी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में मुझे बढ़ना है। उसके लिए सबसे आइडियल है कि आप क्वेश्चंस पेपर देखें कि पूछ क्या रहा है, किस पे नंबर और कैसा लिखना है, ये हो गया। और कभी डिफरेंट फेजेस आ रहे हैं, कोविड है, वो खुद ही डिप्रेशन लेकर आ जाता है, तो इसमें है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट को हमेशा पॉजिटिव रहना है। क्योंकि अभी अगर आप देखें कि जो कोरोना से डील कर रही है, कोई सिस्टम जो डील कर रही है, तो वो ब्यूरोक्रेसी ही एक स्टील फ्रेम है जो इसको स्टैंड करा रही है, सर्विस डिलीवर कर रही है, कंटेनमेंट जोन्स हैं, उसका माइक्रो मैनेजमेंट है, वो सारे काम कर रहे हैं। तो उसी जो जब आप जिस चीज के लिए एस्पायर कर रहे हैं, आपको वो एटीट्यूड भी अपने अंदर लाना पड़ेगा। पब्लिक सर्विस, कंपैशन, आपने जिस पर्पस इस डायरेक्शन में आने का सोचा है, वो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो वो फैक्टर आपका अगर रिलायबल नहीं है तो वो आपको ज्यादा दिन तक मोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन कि आप क्यों आना चाह रहे हैं। अगर रीजन आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो आप जो भी गैप है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में, यू विल मेक इनटू इट, आप उस गैप को फिल कर लेंगे। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप बता रहे थे देखना चाहिए, लेकिन यूपीएससी बहुत सारे पेपर करते हैं, जैसे एनडीए वगैरह हो गया, उन सारे पेपरों को सोल्व करने से भी कुछ हेल्प मिलता है क्या पेपर में? आज सब एग्जाम का एक फिक्स सिलेबस होता है और उसके आसपास ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप एक एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं तो एनडीए की सिलेबस देखिए और एनडीए का क्वेश्चन पेपर देखिए और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। आप यूपीएससी दे रहे हैं तो आपको यूपीएससी का ही तैयारी करना पड़ेगा। दूसरे एग्जाम से आप बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते, थोड़ा बहुत हो सकता है कि क्वेश्चंस आ जाए, लेकिन वो स्ट्रेटजी नहीं होती है। स्ट्रेटजी होती है कि आप जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका एक्सपेक्टेशन देखें कि वो किस एक प्रोफाइल के लिए आपको रिक्रूट कर रही है, और फिर उसके पेपर देखिए और अपना स्ट्रेटजी देखिए और अपनी प्रिपरेशन देखिए और फिर अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाइए, फिर ताकि कंपटीशन में आपको यूपीएससी सिलेक्ट कर पाए। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थे जनाब फैसल रजा, जिनसे आप सुन रहे थे उनके आईपीएस बनने की कहानी, कैसे वो इस मंजिल तक पहुंचे और किस तरीके से 2 बार इंटरव्यू में फेल होने के बाद तीसरे इंटरव्यू में उनको कामयाबी मिली, कैसे सब्र से उन्होंने काम लिया। तो उनके लिए एक शेर मैं पेश करना चाहूंगा कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।